हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है विशाल कुमार। मैं आपका वेलकम करता हूं अपने इस चैनल जेडएक्स मैथ पर। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 9.2। ये जो लेक्चर आप तक पहुंचा है, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ये एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है, जिस प्लेलिस्ट में मैंने एनसीईआरटी 9th क्लास की मैथ की बुक का 9th चैप्टर कवर कराया है, जिसका नाम है सर्कल। 9th चैप्टर का नाम है सर्कल। उसकी हम पहली एक्सरसाइज कर चुके हैं 9.1। ये पूरा का पूरा लेक्चर 9.2 के बारे में होने वाला है। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर से 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। जो मेरी पहली वीडियो थी वो थी टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें मैंने डिफाइन करा था सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड होती है उसी को डायमीटर कहते हैं। ये सारी चीज़ें कवर करी थी। जो मेरा सेकंड लेक्चर था सर्कल के ऊपर, उसमें मैंने कवर करा था 10 थ्योरम जो आपकी बुक में दे रखी हैं। उसके बाद जिस थ्योरम में आपने पढ़ा होगा, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड एट द सेंटर आर इक्वल, द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अपोजिट एंगल सम इज 180 डिग्री। तो ये 10 थ्योरम मैंने प्रूफ करी थी लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 3 में मैंने एक्सरसाइज 9.1 कराई थी, और ये इस प्लेलिस्ट का चौथा लेक्चर है। लेक्चर एक्सरसाइज 9.2 इसमें मैं कवर करूंगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, जो कॉमन कॉर्ड है ए बी, इसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए गिवन में क्या है, अगर मैं बोलूँ गिवन में क्या है, तो जो दो सर्कल है उनकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो वो जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ए ओ गिवन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर। जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ए ओ डैश, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, ओ डैश हो गया 4 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड में हमें करना है कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। कॉमन कॉर्ड मतलब ऐसी कॉर्ड जो बिगर सर्कल की भी कॉर्ड है, स्मॉलर सर्कल की भी कॉर्ड है। तो हमें ए बी फाइंड करना है। तो देखिए ये सवाल 2 तरीके से किया जा सकता है। तो पहले मैं लेंथी तरीके से करूंगा क्योंकि वही सही तरीका है। इसके बाद एक शॉर्टकट तरीका भी है, पर उसमें मार्क्स कट सकते हैं। आपके सॉल्यूशन पे कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि आपको कैसे पता लगे डायग्राम ऐसा ही होगा। तो पहले सही तरीका देखिए, फिर मैं वो वाला दूसरा पार्ट भी बता दूंगा, दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो देखिए डायग्राम में थोड़ा सा अलग से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना है। ये हमारा ट्राइंगल, ये बन गया हमारा डायग्राम। यहाँ पर है हमारा ए, ये हो गया P, ये हो गया B, ये है O डैश, ये है O। मैंने दोनों सेंटर को अलग अलग दर्शाने के लिए एक को O और एक को O डैश कह दिया। और ये हमें लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, और ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम है, वैसे भी ये लॉजिक बना नहीं रहा कि 5 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर, ये रफ डायग्राम है। कंस्ट्रक्शन करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, पर हमें जो कैलकुलेट करना है उसमें डायग्राम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। उसके बाद हाँ, हमें फाइंड करना है ए बी। तो देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इतनी लेंथ को एक्स लेट कर रहा हूँ। अगर ये एक्स है तो बचा हुआ पार्ट आप बता सकते हो, बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा। ये पूरी लेंथ थी 4, अगर ये पूरी लेंथ 4 होती और ये 1 होती तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता, 4 - 1 मतलब 3। अगर ये लेंथ होती 2 और ये टोटल होती 4 और इतनी लेंथ है 2, तो बचा हुआ पार्ट क्या हो जाता, 4 - 2 दैट इज 2। पर अगर ये लेंथ x है तो ये बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, 4 - x। p क्या है, पहले p को डिफाइन करते हैं। p इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स। किस किस लाइन सेगमेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ए बी एंड ओ डैश। और मैंने x क्या माना है, मैंने माना है ओ डैश p को मैंने मान लिया x। तो ओ पी क्या हो गया, 4 - x, क्योंकि पूरी लेंथ हमारी 4 थी। अगर ये मैं 1 मानूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3, 4 - 1। अगर ये मैं 2 मानूंगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2,
4 माइनस 2, तो अगर ये मैं x मानूंगा तो ये कितनी हो जाएगी 4 माइनस एक्स। आप दोबारा ऐड करके देख सकते हो, x x कट जाएगा और पूरी लेंथ 4 ही आ जाएगी। अब देखिए हमने पढ़ा है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ सेंटर से तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मैं लिख रहा हूँ OP इज परपेंडिकुलर ड्रोन इज ड्रोन फ्रॉम सेंटर O। तो थ्योरम के हिसाब से जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी, थ्योरम 9.3, अगर मैं सेंटर से ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर तो वो कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट। तो इससे हमें मिल गया OP द परपेंडिकुलर ड्रोन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो मुझे क्या मिला, AP बराबर होगा BP। अगर इसने कॉर्ड को बाइसेक्ट करा तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे बराबर, और ये 90 डिग्री मैंने ड्रॉ करा है। अब देखिए आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो ये रहा AOP, एक है AO'P। तो देखिए मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर जाता हूँ, इन ट्राइंगल AOP, और यहाँ पर लिख रहा हूँ इन, पहले चलो ये वाला बात करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं कह सकता हूँ AP का होल स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर इक्वल टू होगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, OA का होल स्क्वायर। तो देखिए ये क्या हो गया, AP का होल स्क्वायर, OP की जगह क्या रख देंगे, OP की जगह है ये रहा 4 माइनस, ये पूरी लेंथ है 4, ये होगी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और OA क्या हो गया, OA हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए AP का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, इन ट्राइंगल AO'P बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है AP का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है, बेस है O'P का स्क्वायर, और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि लाइन पे बनने वाले एंगल का सम 180 होता है, ये 90 तो ये भी 90, ऑब्वियस बात है। या आप ये भी कह सकते हो कि आपने O' सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वो भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो ये परपेंडिकुलर है। फिर हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 के सामने वाला, मतलब AO' का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कीजिए, AP तो आपको पता नहीं है, O'P कितना माना था हमने, x माना था, O'P माना था हमने x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। और AO' का स्क्वायर क्या है, AO' का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब फिर से ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा AP का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और ये उधर जाके माइनस हो गया x स्क्वायर। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए हमें क्या मिला, AP के स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, AP के स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। यूक्लिड की एक्सियोम से इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू वन सेम थिंग देन बोथ ऑफ देम आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में बराबर होंगी, दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट में यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ लोग माइनस 2ab को पहले लिखते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, साइन के साथ आप नंबरों को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर
देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 4 की ए की जगह क्या है 4 और बी की जगह क्या है एक्स, तो फॉर्मूला लगाइए 4 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, बी की जगह एक्स है, माइनस 2 4 मतलब ए और बी का एक्स, और यहाँ पर क्या है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार मैं देख लेता हूँ ये आसानी से विजिबल है या नहीं, कहीं वो वाला पोर्शन कट रहा हो, नहीं ऐसा नहीं है। तो अब देखिए अब ये क्या हो गया, ये हो गया 25, ये हो गया हमारा 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 8x, और यहाँ पर आ गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 25 माइनस 16, अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अंदर भेज रहे हैं ब्रैकेट के, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर भी एक्स स्क्वायर है माइनस का, इधर भी एक्स स्क्वायर है माइनस का, ये कैंसल आउट हो गए, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 8x इक्वल टू 9, ये 9 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 9 माइनस 9 8x इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 0/8 डेट इज 0, x की वैल्यू 0 आ गई। अब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, आपको AP पता लग जाएगा। तो x की वैल्यू पुट यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 क्या था, AP का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो AP का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, AP की वैल्यू क्या आ जाएगी √9, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो 3, AP की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। क्या हमें AP निकालना था, नहीं हमें निकालना था AB। तो देखिए AB कैसे निकालेंगे, AB को लिख सकते हैं AP प्लस BP, अगर मैं AP और BP को जोड़ दूं तो पूरा AB आ जाएगा, और अगर AP हमारा 3 सेंटीमीटर है तो BP भी क्या होगा 3 ही सेंटीमीटर। ये कैसे हो गया, देखिए हमने पढ़ा है जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है सेंटर से वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो AP किसके बराबर हो जाएगा BP के। देखिए यहाँ पर लिखा भी था मैंने, हाँ ये रहा AP बराबर BP, अगर AP आया है हमारा 3 तो BP भी 3, और AB कैसे निकालेंगे, AB निकालेंगे AP में BP जोड़ दो, तो इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए, AB इक्वल टू AP कितना है 3 सेंटीमीटर, BP कितना है 3 सेंटीमीटर, तो AB इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। AB था क्या कॉमन कॉर्ड, तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी आई है 6 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं एक बार फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये चीज़ें गिवन में थी, एक रेडियस 5 एक रेडियस 3, तो वो सारी चीज़ें ली, और दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर था, वो भी हमने चेक कर लिया। उसके बाद ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, ए भी इंटरसेक्ट कर रहा था ओ डैश को, तो जिस जगह इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट को मैंने P मान लिया, इस O डैश P को X मान लिया। पूरी लेंथ 4 थी, अगर मैं इसको X मानूँ तो ये कितना हो गया 4 माइनस एक्स, फिर पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाई, और दोनों से AP के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली, दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दिया, उसके बाद x की वैल्यू 0 आई, और वो इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके AP की वैल्यू निकाल ली। तो एक तरीका तो ये है इस सवाल को करने का, ये आपको लेंदी लग सकता है और ये हकीकत है लेंदी है भी। एक तरीका और है इस सवाल को करने का, वो बड़ी आसानी से सवाल करके दे देगा, और फिर से वही दिक्कत है आपके दिमाग में सॉल्यूशन देख के सवाल उठेगा। मैं करके दिखलाता हूँ फिर बताता हूँ वो सवाल क्या होगा। देखिए ये आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फिर मैं यही सवाल दूसरे मेथड से कराता हूँ। ये देखिए सेकंड वे से कैसे कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो छोटा सर्कल है, मैं इसके सेंटर को बड़े सर्कल के अंदर लिया है। मैंने ऐसा क्यों करा, इसका कारण ये है क्योंकि बड़े सर्कल की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। अगर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होता तब जाके स्मॉलर सर्कल का जो सेंटर है वो बिग सर्कल पर लाई करता, क्योंकि बिगर सर्कल की रेडियस ही 5 सेंटीमीटर है। अगर कोई भी पॉइंट इस सेंटर से O से कोई भी पॉइंट अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वो बाउंड्री पे होगा, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर है तो वो बाउंड्री से बाहर होगा, और 5 सेंटीमीटर से कम दूरी पर है तो वो सर्कल के अंदर होगा, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है सेंटर से। तो ये जो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस था 4 सेंटीमीटर था, मतलब ये जो दूसरा सेंटर है ये बिगर सर्कल के इनसाइड होगा, इसीलिए मैंने अंदर बनाया है।
फिर आपको ये दे रखा था 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा था 3 सेंटीमीटर, और ये थी हमारी कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ अब आसानी से निकाल सकते हैं। पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये दोनों में कॉमन कॉर्ड है भी। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि इस केस में क्या है, ओ ए ओ डैश प्लस बेस का स्क्वायर ओ ओ डैश इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ए ओ का होल स्क्वायर। ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है 5। तो देखिए ये 9, ये 16 और इक्वल टू 25। क्या ये ट्रू है? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर ये ट्रू है, अगर कोई ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर हो तो वो ट्राइंगल क्या हो जाता है, तो वो ट्राइंगल हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ ओ डैश। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए ओ ओ डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम फुलफिल कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो सबसे बड़ी साइड है उसके अपोजिट एंगल वाला सबसे बड़ा होगा, तो एंगल ओ डैश बराबर होगा 90। अब अगर एंगल ओ डैश 90 है, इसका मतलब क्या है, ओ, इसका मतलब है ओ डैश परपेंडिकुलर ए बी। ये जो लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है ओ डैश, ये परपेंडिकुलर है ए बी पर। इसका मतलब क्या है, ए बी बाइसेक्टेड बाय ओ डैश। अगर मैं सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, वही मैंने लिखा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए ओ डैश इक्वल टू बी ओ डैश, और ए ओ डैश कितना है, ए ओ डैश है 3, तो बी ओ डैश भी 3। अब निकाल लेते हैं ए बी। ए बी क्या होगा, ए बी होगा ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश। ए ओ डैश कितना है 3 सेंटीमीटर, बी ओ डैश भी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो जोड़ के आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और जैसे ही आप ये सॉल्यूशन करोगे, आपका ये सवाल हो सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो पॉइंट है अंदर ही आ जाएगा। इसका तो मैंने रीजन दिया। फिर आप और भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम बनेगी, या आपने तो सोच लिया, पर पॉइंट तब हम एग्जाम में बैठते हैं, पॉइंट ये तब आपको कोई चीज़ें याद रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो दोनों तरीके मैंने आपको दिखला दिए हैं, चाहो तो आप ऐसे कर लो, ये तरीका भी ठीक है। और अगर आपको डायग्राम उतना याद नहीं रहता कि ये सवाल इसी तरीके से डायग्राम बना के होगा, क्योंकि अगर आपने ये वाली बात मिस कर देते हो कि दूसरा सेंटर भी पहले सर्कल के अंदर ही आ जाएगा, बिगर सर्कल के अंदर ही आ जाएगा, तो फिर तो वही तरीका है जो मैंने पहले करा था। डायग्राम तो रफ्ता कैलकुलेशन करके आपको बस ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। नंबर सेकंड, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए क्या कहा जा रहा है इस सवाल में, कहा जा रहा है दो इक्वल कॉर्ड है, मान लेते हैं एक कॉर्ड ए बी और दूसरी कॉर्ड मान लेते हैं सी डी, दूसरी कॉर्ड मान लेते हैं सी डी। ये कॉर्ड दोबारा एक बार ड्रॉ करते हैं, एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड है हमारी सी डी। क्या कहा जा रहा है, देखिए सवाल पढ़िए। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, तो गिवन में क्या है, पहली चीज कॉर्ड इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी। ये रफ डायग्राम है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। तो इक्वल कॉर्ड दे रखी हैं। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। मतलब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या है, जहां पर भी इन्होंने इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट को मान लेते हैं O, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर होगा। ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है। O को तो सेंटर को मानेंगे, इसको कर देते हैं P, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहले ही मानते हैं P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड CD।
ए बी और सी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने पी ले लिया। गिवन में दिया है इक्वल कॉर्ड गिवन में दिया है तो वो भी लिख लिया। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू, सेगमेंट मतलब पार्ट उसका हिस्सा, तो सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर। तो टू प्रूफ में क्या है? टू प्रूफ में सी पी इक्वल टू बी पी एंड ए पी इक्वल टू डी पी। तो ठीक है, प्रूफ करना है हमें। तो देखिए ये मान लिया सेंटर। अब आपने पढ़ा है कि सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सेंटर से परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को क्या करता है? कॉर्ड को करता है बाइसेक्ट। सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ड्रॉ इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को E, इस पॉइंट को F। ड्रॉ OE परपेंडिकुलर AB एंड OF परपेंडिकुलर CD। ये हमने ड्रॉ किया है OF परपेंडिकुलर CD। अब अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं, अगर दो कॉर्ड बराबर होती है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस बराबर होता है। ये भी थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं। तो इससे हमें क्या पता लग गया? हम लिखेंगे बिकॉज AB इक्वल टू CD इम्प्लाइज OE इक्वल टू OF। अगर दो कॉर्ड बराबर होती है तो सेंटर से वो बराबर डिस्टेंस पे होती हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल गया OE बराबर OF। ये थ्योरम है आपकी बुक में। तो और क्या क्या गिवन है हमें? ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अब देखिए दोनों ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉइंट कर दिया कनेक्ट। पी थोड़ा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये भी थोड़ा डायग्राम अच्छा सा नहीं लग रहा। हाँ ठीक है। अब पी को ज्वाइन कर दिया ओ से, पी को कहाँ से ज्वाइन कर दिया? ओ से। तो ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड ओ। अब देखिए दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ट्राइंगल ये रहा, दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल, ये वाला पार्ट यहाँ पर कर देते हैं। इन ट्राइंगल ओ पी ई एंड ट्राइंगल ओ पी एफ। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है? ओ पी इक्वल टू ओ पी, कॉमन साइड है, दोनों में ही है कॉमन। और बताइए एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ, दोनों ही 90 हैं। और एक चीज़ और हमें सोचनी है जो बराबर हो। तो देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर है। अगर दो कॉर्ड लेंथ में बराबर हो तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ओ ई इक्वल टू ओ एफ। उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो हम इक्वेशन 1 से कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए एक ट्राइंगल की तीन चीज, ओ ई किसके बराबर हो गया? ओ एफ के। ओ पी किसके बराबर हो गया? ओ पी के। और एंगल ई बराबर एंगल एफ के। एक ट्राइंगल की तीन चीज दूसरे ट्राइंगल की तीन चीज के बराबर है। बताइए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? देखिए एंगल राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूस भी है और एक साइड। तो बाय आर एच एस से हम कह सकते हैं ट्राइंगल ओ पी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी एफ बाय आर एच एस। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या था सवाल। कहा जा रहा है दो कॉर्ड है जो बराबर है, इक्वल कॉर्ड है, वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ करना है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर है। तो मैंने वही लिखा। गिवन में क्या है? ए बी बराबर सी डी, इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड दिया है क्वेश्चन में ही, इक्वल कॉर्ड्स। प्रूफ क्या करना है? सी पी करस्पॉन्डिंग पार्ट, ये वाला पार्ट किसके बराबर होना चाहिए? बी पी के। और ए पी बराबर होना चाहिए डी पी के। तो P द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को P माना। ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर, ओ ई ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एफ ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू सी डी, तो वो भी लिख दिया। उसके बाद अगर दोनों कॉर्ड बराबर है तो सेंटर से वो बराबर डिस्टेंस पे होंगे। थ्योरम में मैंने इसका प्रूफ भी दे रखा है। अब उसके बाद ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड O, फिर P और O को हमने ज्वाइन करा तो दो ट्राइंगल बन गए। अब इन ट्राइंगल O P E एंड O P F, O P दोनों में कॉमन है, ये दोनों साइड बराबर है इक्वेशन 1 से, और दोनों में एक 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से। अब बाय सिपिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मैं लिख सकता हूं
पी, पी किसके बराबर होगा, पी बराबर होगा पी एफ के बाय सिपिसिटी। यहाँ तक आपको पता लग गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। अब हम पढ़ चुके हैं अगर मैं सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, थ्योरम 9.3 हम ये पढ़ चुके हैं। तो इसे हम लिखेंगे ओपी परपेंडिकुलर ए बी इम्प्लाइज ओपी बाइसेक्ट ए बी। अगर अगर ओई परपेंडिकुलर है ए बी के तो ओई बाइसेक्ट करेगा ए बी को। अगर ए बी को बाइसेक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये जो हमारा ये पूरी लेंथ है ई बी क्या होगा, ए बी का हाफ। बाइसेक्ट का यही मतलब है, ये दोनों बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होंगे। तो अगर मैं इस पूरे का हाफ कर दूं तो इतनी लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली अब देखिए ओ एफ क्या है, ओ एफ किस पे परपेंडिकुलर है, ओ एफ परपेंडिकुलर सी डी, ओ एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है, ओ एफ बाइसेक्ट सी डी। अगर ओ एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है तो ओ एफ सी डी को बाइसेक्ट करेगा। तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा आधा किसके, सी डी के। और देखिए ये गिवन में था ए बी बराबर सी डी, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए सी एफ किसके बराबर हो जाएगा 1/2 ए बी के। रीजन क्योंकि सी डी किसके बराबर है, सी डी इक्वल टू ए बी। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन इसे 3 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 4 मान लीजिए। तो इक्वेशन 3 और 4 को ध्यान से देखिए। ई बी भी हाफ ए बी के बराबर है, सी एफ भी हाफ ए बी के बराबर है। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम लिख सकते हैं ई बी किसके बराबर होगा, ई बी होगा सी एफ के बराबर। तो हमने इतना प्रूफ कर दिया। वैसे भी ऑब्वियस था, ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ बराबर है तो दोनों का आधा भी बराबर होगा। इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए मैं इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 2 को घटा रहा हूँ। इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 5 पहले लिखा ई बी इक्वल टू सी एफ, फिर इक्वेशन 2 लिखा, इक्वेशन 2 ये रही। इक्वेशन 2 क्या है, पी इक्वल टू पी एफ। दोनों इक्वेशन को घटा रहे हैं। चाहो तो आप ऐसे घटा लो, चाहो तो ऐसे है। ई बी में से लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाएंगे, ई बी में से पी घटाया और सी एफ में से पी एफ घटाया। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटा। अब ध्यान से देखिए ई बी कहाँ है, ये पूरी लेंथ ई से लेके बी तक की लेंथ है, पूरी लेंथ है ई बी। और इसमें से घटा रहे हैं पी, इसमें से घटा रहे हैं पी कितना है, इतना। ये वाला पार्ट हम घटा रहे हैं तो कितना बचा, ये वाला पार्ट बचा, मतलब क्या बचा है बीपी बच गया। ऐसे ये वाला पार्ट देखिए सी एफ कितना है, सी से लेके एफ तक का डिस्टेंस, ये है हमारा सी एफ। और अगर मैं सी एफ में से क्या घटा रहा हूँ, सी एफ में से मैं घटा रहा हूँ पी एफ कितना पार्ट है, इतना। अगर मैं इतना पार्ट घटा दूँ तो क्या बचेगा, सी पी। तो देखिए पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, बी पी इक्वल टू सी पी। ये तो प्रूफ हो गया, अब ये प्रूफ करना बाकी है। अब देखिए ये इक्वेशन 3 को थोड़ा सा पास लिख देता हूँ। हमें ये पता था ए बी किसके बराबर है, सी डी के। अब इसमें से ये वाला घटा रहा हूँ, ये वाली इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाया, दो इक्वेशन बराबर है तो घटाने के बाद भी बराबर आएंगे। जैसे देखिए 10 बराबर 2 गुना 5, 6 बराबर 2 गुना 3। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटाया, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटाया, दोनों से कॉमन ले लिया, ये आ गया 5 माइनस 3। तो देखिए 2 इंटू 2 4 ही आ गया। अगर दो इक्वेशन बराबर है, दो चीज़ बराबर है तो घटा के भी बराबर आएंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड घटा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड घटा रहा हूँ। अब देखिए ए बी ये पूरी लेंथ है, इसमें से घटा दी बी पी इतनी, तो बचेगी ए बी पूरी लेंथ है, इसमें से अगर बी पी घटा देंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा ए पी। तो ये बच गया ए पी।
और सी डी ये पूरी लेंथ है, सी डी में से हम घटा देंगे सी पी, तो ये वाला पार्ट बच जाएगा। ये वाला पार्ट क्या है, डी पी। बस यही तो हमें प्रूफ करना था, हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, इक्वल। देखिए यही प्रूफ करना था। एक बार फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप से करा देता हूँ। हमें दिया था दो इक्वल कॉर्ड है और हमें प्रूफ करना था कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हैं। तो पहले मैंने दोनों पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये परपेंडिकुलर बराबर हो गए क्योंकि कॉर्ड इक्वल थी। अगर कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगा, तो ये दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हो गए थे। दोनों एंगल 90-90 हो गए थे क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कराया तो दोनों एंगल 90-90, एक साइड दोनों में कॉमन, तो RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए थे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये पूरी का आधा होगा, ऐसे ये भी परपेंडिकुलर है तो CFP CD का आधा होगा। और अगर ये दोनों पहले से इक्वल हो तो इनके आधे आधे भी बराबर होंगे। फिर इनके जो EB इक्वल टू CF था, इसमें से इक्वेशन 2 घटा दी, इक्वेशन 2 घटा के मुझे मिल गया BP इक्वल टू CP। फिर AB में से अगर मैं BP घटा दूं तो ये मिल गया AP, और अगर CD में से CP घटा दो तो मिल गया DP। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना भी टफ नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको इजी लगने लगेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल prove that the line joining the point of intersection to the center make equal angle with chords। तो देखिए गिवन में क्या है, अगर मैं कहूँ गिवन में क्या है तो इक्वल कॉर्ड्स मतलब AB इक्वल टू CD, और क्या दे रखा है, इंटरसेक्ट कर रही है अंदर, तो मान लेते हैं P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड CD। क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं था तो लिखना पड़ेगा कि मैं P को मान रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइनिंग पॉइंट O एंड P, O और P को मैंने ज्वाइन करा। तो देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद कॉर्ड। हमें प्रूफ करना है ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ये हमें प्रूफ करना है कि अगर मैं दो इक्वल कॉर्ड जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के अंदर, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से मिलाऊं तो ये जो लाइन है इसके दोनों तरफ जो कॉर्ड एंगल बना रही है, साथ में इस लाइन के साथ जो कॉर्ड्स एंगल बना रही हैं वो एंगल बराबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में क्या है, टू प्रूफ में एंगल APO इक्वल टू DPO, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए और कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि तो ट्राइंगल ही नहीं बना। फिर से वही कंस्ट्रक्शन जो पिछले वाले क्वेश्चन में की थी, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको मान लेते हैं E, ये मान लेते हैं F। तो कंस्ट्रक्शन में और क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को लिख रहा हूँ, OE परपेंडिकुलर AB एंड OF परपेंडिकुलर CD। अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे तो लिखिए इन ट्राइंगल, या यहीं पर कर देते हैं, बोर्ड खाली है। इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल ये रहा PEO एंड ट्राइंगल PFO। देखिए क्या क्या गिवन है, PO किसके बराबर है, PO के, कॉमन है, कॉमन साइड है, दोनों में इक्वल है। और एंगल E किसके बराबर है, एंगल E बराबर है एंगल F के। ऐसा क्यों, बोथ आर 90, दोनों ही 90 हैं, ये लिख सकते हो आप ऐसे चाहो तो, बोथ आर 90 डिग्री। और देखिए और क्या गिवन में, कुछ और, ये दोनों इक्वल कॉर्ड है, अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर से दूरी भी बराबर होगी, ये थ्योरम है, मैं प्रूफ करा चुका हूँ। तो हम लिख सकते हैं OE इक्वल टू OF बिकॉज कॉर्ड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू CD। अगर कॉर्ड्स इक्वल होती है तो सेंटर से दूर भी बराबर है। अब बताइए एक ट्राइंगल की 3 कंपोनेंट, 3 पार्ट्स दूसरे ट्राइंगल के 3 पार्ट्स के बराबर हो गए, कौन सा रूल लगेगा, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो देखिए एंगल दो एंगल है, नहीं ये एंगल तो प्रूफ करना है,
एक क्या क्या गिवन में, साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दो साइड और एक एंगल 90। तो देखिए दो साइड है, उनमें से एक साइड हाइपोटेन्यूज है और एक 90 डिग्री है। तो मैं लिख सकता हूँ ट्राइंगल पी ई ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी एफ ओ बाय आर एच एस। आर एच एस क्यों? क्योंकि देखिए एक हाइपोटेन्यूज है, एक कोई भी साइड और एक राइट एंगल, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ये देखिए ये एंगल क्या हो जाएगा, ओ पी ई, ओ पी ई एंगल। देखिए क्या पैटर्न है, ओ से पी, पी से ई, वही सेम पैटर्न वहां पर लगाना है, ओ से पी, पी से एफ, किसके बराबर हो जाएगा, ओ पी एफ के। आप देख भी सकते हो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये तब एक दूसरे को फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, तो ओ पी ई किसके बराबर आ जाएगा, ओ पी एफ के। अब ओ पी ई को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ पी ई, ओ पी ई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ पी ए, ओ पी ए। जो साइड ई तक एंगल बना रही है उसी साइड को आगे बढ़ा दो, एंगल थोड़ी नहीं बदलेगा। ऐसे ही ओ पी एफ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ पी डी, एंगल तो उतना ही है ना, इस साइड को जो एंगल की साइड है उसको बढ़ाने से एंगल थोड़ी नहीं बदलेगा, ओ पी डी। अब देखिए ये कैसे लिखे जा सकते हैं, इसको लिख सकता हूं ए ओ पी, क्यों? क्योंकि ओ पी ए पी ओ एक ही बात है, ए पी ओ। ऐसे इसको भी पलट के लिख लो, बीच वाला एंगल नहीं बदलना चाहिए। देखिए ओ पी डी क्या लीजिए तो भी यही एंगल आ रहा है, ओ पी डी, या डी पी ओ क्या लीजिए तो भी यही एंगल आ रहा है, डी पी ओ। तो हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। ये क्यों प्रूफ करना था? क्योंकि कहा है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद कॉर्ड, हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, हैंस प्रूफ। पहले दोनों ट्राइंगलों में ये पहली साइड दूसरी साइड के बराबर हो गई, दूसरे ट्राइंगल की, दोनों में हाइपोटेन्यूज कॉमन है, एक एक राइट एंगल है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए सीपीसीटी से। फिर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, फिर सीपीसीटी से दोनों एंगल बराबर हो गए, फिर इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, if a line intersect two concentric circles with center O at A, B, C and D, prove that AB equal to CD। देखिए पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। जैसे यहाँ पर आपको एक बिगर सर्कल दिख रहा होगा, एक स्मॉलर सर्कल दिख रहा होगा, इन दोनों का सेंटर सेम ही है, तो इन दोनों सर्कल को कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो हमें कहा गया है कि एक लाइन है जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए पर, बी पर, सी पर और डी पर। हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू सी डी। तो देखिए कंस्ट्रक्शन, सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या किया आपने, ओ बी, ओ पी मान लेते हैं, ओ पी परपेंडिकुलर ए डी। आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया है, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर एडी। आपने एडी के परपेंडिकुलर ओपी ड्रॉ करा। अब हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम 9.3। थ्योरम 9.3 क्या कहती है, सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ किया जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मैं कह सकता हूँ बी सी इज अ कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड ओपी परपेंडिकुलर है बीसी के। बीसी इसका मतलब क्या है, ओपी बाइसेक्ट कॉर्ड बीसी। अगर ओपी परपेंडिकुलर है, हमने थ्योरम 9.3 पढ़ी है, थ्योरम 9.3 क्या होती है, अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, एक परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ करे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाती है। ये थ्योरम मैंने प्रूफ भी कर रखी है लेक्चर नंबर 2 में। तो अगर मैंने लिखा बीसी क्या है, बीसी है कॉर्ड स्मॉलर सर्कल की कॉर्ड, और ओपी क्या है, ओपी परपेंडिकुलर है बीसी पर। तो ये जो बीसी क्या है,
ये BC बाइसेक्ट हो जाएगी OP से, तो OP बाइसेक्ट कॉर्ड BC। तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाला पार्ट इसके बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, BP इक्वल टू CP। ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। सेम ऐसे ही हम लिख सकते हैं AD इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड क्या है AD, एंड OP परपेंडिकुलर है AD के, ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक ही लाइन है ना, OP परपेंडिकुलर AD। इसका मतलब क्या है, OP ऑल्सो बाइसेक्ट कॉर्ड AD। OP कॉर्ड AD को भी बाइसेक्ट करेगा, और अगर कॉर्ड AD को भी बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला पार्ट AP किसके बराबर हो जाएगा, DP के। ये हो गई इक्वेशन 2। इसके बाद सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 1 को घटा रहे हैं इक्वेशन 2 में से, तो लेफ्ट हैंड ये P है, P लेफ्ट हैंड वाले पार्ट में से लेफ्ट हैंड वाला पार्ट घटाएंगे इक्वल टू राइट हैंड वाले पार्ट में से राइट हैंड वाला पार्ट घटाएंगे। इक्वेशन 1 को घटाना है तो बाद में लेके जाएंगे इक्वेशन 2 में से। अब डायग्राम को देखिए, AP एरा, अगर मैं AP में से BP घटा लूँ, BP कितना है, ये कंफ्यूज ना कर दे आपको, AP में से अगर मैं ये वाला पार्ट हटा लूँ, BP हटा लूँ, तो क्या बचेगा AP। यहाँ पर देखिए ये रहा DP में से अगर मैं ये वाला पार्ट घटा लूँ CP, तो क्या बचेगा CD। यही तो प्रूफ करना था, और टू प्रूफ वाला पार्ट नहीं लिखा, ये भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये अलग से ही लिखा पड़ा है, स्टेटमेंट में नहीं था कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मैं बदलूँ टू प्रूफ में। तो हैंड्स प्रूव्ड यही चीज़ प्रूफ करनी थी, हैंड्स प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हमने कंस्ट्रक्शन करी है, OP परपेंडिकुलर डाला है AD के। अब ये देखिए छोटी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, और ये बड़ी कॉर्ड को भी बाइसेक्ट करेगा, ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट में से ये वाला पार्ट घटा लिया, ये आ गया DP वाले पार्ट में से CP वाला पार्ट घटा दिया, CD आ गया। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 5th, क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेंदी भी है, ये पेपर में कई बार देखे गए हैं, तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 meter ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा टू मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप इज 6 meter ईच, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड मनदीप। तो क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो ये क्वेश्चन मैं 2 तरीके से कराऊंगा। सवाल क्या है, 3 गर्ल्स हैं जो एक पार्क में गई हैं और पार्क में उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ करा है, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करा है जिसकी रेडियस 5 मीटर है। उस सर्कल पे तीनों दोस्त खड़ी हैं और एक दूसरे को बॉल फेंक रही हैं। इस तरीके से फेंक रही हैं कि जो रेशमा बॉल फेंकेगी सलमा को और सलमा बॉल फेंकेगी मनदीप को, और फिर मनदीप वापस रेशमा को फेंकेगी। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, और सलमा और मनदीप के बीच का भी डिस्टेंस 6 मीटर है। तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मैं डायग्राम से समझाता हूँ। 3 फ्रेंड पार्क में गई और पार्क में एक सर्कल ड्रॉ करा जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रफ डायग्राम है, समझाने के लिए बनाया है। रेडियस कितनी है, ये सेंटर मान लिया, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, रेडियस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। अब सर्कल पर रेशमा बैठी हुई है तो रेशमा के लिए हम R डिनोट करेंगे। सर्कल के ऊपर खड़ी है रेशमा और सर्कल के ऊपर सलमा भी खड़ी है और सर्कल के ऊपर मनदीप भी खड़ी है। सर्कल पे इस तरीके से फ्रेंड खड़ी हुई है कि रेशमा बॉल फेंकेगी सलमा को और सलमा बॉल फेंकेगी मनदीप को। रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर है, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस भी 6 मीटर है। हमें बताना है रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस। तो गिवन में क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं गिवन में क्या है, तो पहला तो सेंटर को वो मान लेते हैं OR क्या है 5 मीटर। RS है 6 मीटर। RS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन
रेशमा, रेशमा एंड सलमा। ऐसे ही एस एम, एस एम कितना है 6 मीटर। ये क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन। रेशमा के लिए हम आर लिख रहे हैं, रेशमा जहाँ पर खड़ी है। सलमा के लिए हम एस लिख रहे हैं और मंदिप के लिए हम एम लिख रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मंदिप, ये चीज़ें गिवन में है। और टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एस एम। एस एम क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिप। हमें रेशमा और मंदिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि तब रेशमा, जैसे रेशमा बॉल थ्रो करेगी सलमा को, सलमा मंदीप को, फिर मंदीप रेशमा को। मंदीप एक लड़की है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले करते हैं कंस्ट्रक्शन में जॉइनिंग पॉइंट ओ टू एस, जॉइनिंग पॉइंट ओ टू एस एंड जॉइनिंग पॉइंट ओ विद एस एंड आर। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। कंस्ट्रक्शन क्या है, पॉइंट ओ को एस के साथ और आर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब देखिए आगे हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन वाला काम। कंस्ट्रक्शन सच डैट भी लिख देते हैं, सच डैट यहाँ नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। और क्या लिख रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को क्या मान लें, आर है, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ओडी परपेंडिकुलर आर एस। तो अब हमने क्या करा, हमने ओडी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है आर एस के। अब हमने पढ़ा है सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बताइए अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा, ये भी 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 6 मीटर है, ये थ्योरम है, थ्योरम 9.3। सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ओडी ड्रॉ करा है आर एस पर, रेशमा और सलमा के बीच के डिस्टेंस पर, ये दोनों को बाइसेक्ट कर देगा। तो देखिए आपको एक चीज़ तो ये मिल गई ओडी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ओडी बाइसेक्ट आर एस। अगर ओडी आर एस को बाइसेक्ट करेगा तो आर एस ओडी क्या करेगा, आर एस को बाइसेक्ट करेगा। तो ओ आर डी और एस डी दोनों आर एस के आधे हो जाएंगे। आर एस कितना था 6, मतलब 6/2 3 हो गए, 3 मीटर। मतलब आर डी भी 3 हो गया, एस डी भी 3 हो गया, 3 मीटर हो गया। तो अब देखिए ये दे रखा है आपको 3 मीटर। क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, क्या मैं ओडी निकाल सकता हूँ, मेरा सवाल ये है। देखिए ये ट्राइंगल दोबारा से बना रहे हैं, थोड़ा सा सीधा करके बना रहा हूँ मैं ट्राइंगल। ये रहा ट्राइंगल, ये रहा हमारा आर, ये रहा हमारा डी और ये रहा ओ। हमें गिवन में क्या है, हमें आर डी पता है 3 मीटर और हमें आर ओ भी पता है 5 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ओडी निकाल रहा हूँ बाय इन ट्राइंगल आर ओ डी बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ओडी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब आर डी का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब आर ओ का स्क्वायर। ओडी आपको पता है नहीं, अननोन है। आर डी कितना है 3 और आर ओ कितना है 5। ओडी का होल स्क्वायर ये हो गया 9, ये हो गया 25। ये राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। ओडी का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 9, ओडी का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 और ओडी की वैल्यू हो जाएगी √16। प्लस का रहेगा क्योंकि ये साइड है, साइड नेगेटिव हो नहीं सकती। 4 आ गया, 4 मीटर। तो ओडी निकल गया, ओडी है 4 मीटर। ठीक है, ओडी है 4 मीटर।
अब देखिए ये जो ट्राइंगल है ROS, इसका एरिया मैं दो तरीके से निकाल सकता हूँ। पहला तरीका तो यही है, ये रहा हाइट, ये रहा बेस, 1/2 बेस इंटू हाइट। एक तरीका तो ये है, एक तरीका और है। देखिए ये भी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, ये भी परपेंडिकुलर है किस पे, कॉर्ड पे। तो देखिए ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी लगा सकते हैं। ये हो गई हाइट, ये हो गया बेस। तो देखिए क्या लिख रहा हूँ, तो हमें शायद थोड़े से स्पेस की ज़रूरत पड़ सकती है। 3 मीटर, ये थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब है एरिया, शॉर्ट में लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा रहा हूँ। 1/2 बेस, बेस क्या है इसका RS, और हाइट क्या है OD। तो 1/2 RS की जगह क्या आ जाएगा 6, RS 6 है गिवन में। देखिए RS 6 है, और ये थोड़ा बड़ा भी बना देता हूँ 6। तो RS 6 और OD अभी भी निकाला, OD कितना आया है 4। तो सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 3, 12 मीटर स्क्वायर। एक तरीका तो ये, एक और तरीका है, दूसरे तरीके से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS। अब ध्यान से देखिए, मैं इस बार ये ले रहा हूँ हाइट और ये ले रहा हूँ बेस। तो 1/2, ये ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा है, ये हाइट ले रहा हूँ और ये ले रहा हूँ बेस। 1/2 हाइट, 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है OS और हाइट क्या है R, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी कुछ ना कुछ मानने की जरूरत है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मान लेते हैं P। तो 1/2 बेस हो गया मेरा OS, और हाइट कितनी होगी RP। और एरिया तो हमें पता ही है 12 है, तो 12 रख दिया। 1/2 OS कितना होगा, देखिए OS रेडियस है सर्कल की, और रेडियस क्या है 5, तो 5 रख दिया। RP हमें नहीं पता, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में, तो RP की वैल्यू आ गई। ये सॉल्व करते हैं, 5 के टेबल में ये गया 2.4, और ये मल्टीप्लाई करके आ गया 4.8। RP क्या आ गया, RP इक्वल टू 4.8 मीटर। तो हमें RP पता लग गया। अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हम लिखेंगे OP क्या था, OP परपेंडिकुलर किस पर था, RM पर। इसका मतलब अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड पे ड्रॉ करूँ तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब है RP इक्वल टू MP, और RP कितना था, RP था 4.8 मीटर, तो MP भी आ गया। अब देखिए हमें टोटल लेंथ निकालनी थी, हमें टोटल डिस्टेंस निकालना था रेशमा और मंदिप के बीच का, तो हमें निकालना है RM। तो RM क्या होगा, RM होगा RP प्लस MP। तो RP कितना है 4.8 और MP भी कितना है 4.8, तो 9.6 मीटर। लास्ट वाली लाइन आप लिख सकते हो, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ये वाली लाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। और ये सही है, क्योंकि देखिए सर्कल की रेडियस थी 5, तो डायमीटर कितना हो सकता है, डायमीटर होगा 10, और 10 मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर आप सेंटर पे खड़े हो कहीं पर भी, अगर आप सेंटर पे खड़े हो तो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप खड़े हो सकते हो मैक्सिमम। और अगर डायमीटर 10 आ गया, इसका मतलब है जो ये दोनों रेशमा और मनदीप सर्कल पे कहीं पर भी खड़े हो जाएं, इनके बीच का डिस्टेंस 10 से तो छोटा ही होगा, और 10 से छोटा आ भी रहा है, क्योंकि रेडियस 5 है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा 10। मतलब डायमीटर होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो सबसे बड़ी कॉर्ड 10 ही बन सकती है। तो इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाएं, रेशमा और मनदीप, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा 10 से छोटा आना चाहिए, तो 10 से छोटा है, ऐसे आप चेक कर सकते हो। एक बार फिर से एक बार बता देता हूँ, मैंने क्या करा, मैंने पहले ये 5 दिया हुआ था रेडियस, रेशमा और सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर दिया हुआ था, सलमा मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर दिया हुआ था। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा,
बाइसेक्ट किया, ये 6 था तो ये भी 3, ये भी 3। अब ये ट्राइंगल लेके पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, 5 था ये 3 था तो ये 4 निकल गया। फिर इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला। पहला 1/2 बेस क्या है RS इंटू हाइट था OD, तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगाया और ये 12 निकला। फिर इस ट्राइंगल का एरिया एक और तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 बेस, इस बार बेस है हमारा OS और हाइट कितनी है, हाइट है RP, तो RP लगा के यहाँ से मेरे को RP की वैल्यू मिल गई 4.8। और क्योंकि ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर। अगर ये 4.8 तो ये भी 4.8, जोड़ के आ गया 9.6। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यही सवाल मैं एक और तरीके से आपको कराता हूँ। यही सवाल अगर आपको एक और तरीके से करना है तो कैसे करोगे। यहाँ पर हम हीरोन्स का यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपने लिखी रखी होंगी। ये क्या था, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करनी तो हीरोन्स के तरीके से भी ये सवाल किया जा सकता है। अभी बताता हूँ कैसे। देखिए हीरोन्स का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हीरोन्स का फॉर्मूला एरिया निकालने का। तो देखिए ये 5 है, ये भी 5 है। देखिए मैं ट्राइंगल थोड़ा दोबारा से बना रहा हूँ। ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना दिया और ये है ORS, 5 मीटर 6 मीटर। तो क्या हीरोन्स के फॉर्मूले से आप इसका एरिया निकाल सकते हो, तो इसका जवाब है हाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो आपको पहले S पता होना चाहिए। S क्या होता है, S होता है सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड का समीशन का हाफ। तो 5 मीटर 6 मीटर बाई 2, ये हो गया 16 मीटर बाई 2, कैंसल आउट करके 8 मीटर। हम सिंप्लिसिटी के लिए यूनिट को साथ लेके नहीं चलेंगे। तो ये हो गया हमारा 8 माइनस 5, मैंने A को 5 चुना है, B को भी 5 चुना है और C को 6 चुना है। तो 8 माइनस 5 8 माइनस 6, तो ये हो गया 8 गुना 3 गुना 3 गुना 2। अब 8 को तोड़ के लिख लीजिए। 8 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 है 8 ही होता है, 3 गुना 3 गुना 2। अब 2 के पेयर बनाइए, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ गया और ये 2 बाहर आ गया। तो एरिया आ गया 12 मीटर स्क्वायर। तो एक तरीका था एरिया निकालने का। एक तरीका और एरिया निकालने का, वो तरीका ये है, ये देखिए ये 4 है, आप ये 4 है और ये 6 है, तो इससे एरिया निकाल लीजिए। यहाँ आप कहोगे ये 4 तो हमें हीरोन्स के फॉर्मूले से पता लगा, तो इसका यूज नहीं करते। देखिए ये आपको पता है, ये साइड कितनी है 5, आपको यही तो नहीं पता। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS ऐसे भी निकाला जा सकता है, 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 बेस क्या है हमारा RP और हाइट कितनी है, नहीं बेस है हमारा OS और हाइट कितनी है RP, और एरिया भी निकाला है 12 के बराबर रख देते हैं। बेस कितना था 5, बेस OS है 5 और RP आपको पता नहीं। फिर ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, 5 नीचे आके डिवाइड में हो गया RP। तो ये कैलकुलेट करोगे, ये आ गया 2.4 इंटू 2 4.8 मीटर। RP क्या आ गया 4.8 मीटर। RP इक्वल टू 4.8 मीटर। फिर से वही चीज़, RM किसके बराबर है, RM बराबर है RP प्लस MP, और RP कितना है 4.8 और MP भी 4.8। MP 4.8 क्यों है, क्योंकि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। फिर से RM कितना आ गया 9.8 मीटर। तो दोनों तरीके से करके दिखला दिया। जो इससे पहले तरीके से मैंने करा था उसमें क्या था, उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज की थी। पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाली थी, OD निकाली थी। पाइथागोरस थ्योरम से OD निकाली, उसके बाद मैंने कहा एक तरफ से ये वाले ट्राइंगल का एरिया ऐसे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट OD, और दूसरा तरीका था 1/2 बेस इंटू हाइट RP। वहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करी थी क्योंकि हमें OD नहीं पता था। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करी तो आप हीरोन्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तीनों साइड दी है तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाया, एरिया आ गया। फिर यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे
जैसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप लिख सकते हो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। आपको बेस भी पता है, बेस कितना हो गया, ये रहा OS, और हाइट एरिया। ट्राइंगल को ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना, तो दोनों से एक ही आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन कहा गया है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 boys, Ankur, Syad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. देखिए मैं डायग्राम से समझाता हूँ। एक सर्कुलर पार्क है, ये रफ डायग्राम है, आप वो मत सोचना कि सर्कल परफेक्ट नहीं बना। एक सर्कुलर पार्क है, इस सर्कुलर पार्क की रेडियस कितनी है 20। सर्कुलर पार्क की रेडियस कितनी है 20 मीटर। और इस सर्कुलर पार्क पे 3 लड़के बैठे हुए हैं और इस तरीके से बैठे हुए हैं, सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इस तरीके से बैठे हुए हैं कि उन तीनों के बीच का डिस्टेंस बराबर है। जैसे यहाँ पर हम बैठा देते हैं अंकुर को, यहाँ पर बैठा देते हैं सैयद को, यहाँ पर बैठा देते हैं डेविड को। तो इस तरीके से बैठे हैं कि इन तीनों किसी भी 2 के बीच का डिस्टेंस बाकी के 2 के बीच के डिस्टेंस के बराबर है। तो ऐसा कुछ है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड सैयद, डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड डेविड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनके हाथ में एक खिलौना टेलीफोन है, टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। इनके हाथ में जो फ़ोन है ना, उनमें एक धागा सा लगा हुआ है, तो धागे की लंबाई बतानी है या इनके बीच का डिस्टेंस बता दो, कुछ भी मान सकते हो आप। तो गिवन में क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं गिवन में क्या है, तो अगर मैं इसको O मान लेता हूँ सेंटर को, तो AO इक्वल टू 20 मीटर रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क की रेडियस आपको गिवन में है। और क्या गिवन में, और आपको पता है तीनों दोस्त बराबर डिस्टेंस पे बैठे हैं। AS क्या है, डिस्टेंस अंकुर एंड सैयद इक्वल टू SD इक्वल टू AD। ये तीनों डिस्टेंस बिटवीन अंकुर एंड डेविड, ये डिस्टेंस बराबर है गिवन में। आपको प्रूफ क्या करना है या फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। प्रूफ के लिए कुछ नहीं है, फाइंड करना है आपको। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ये हर फोन की स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, तो आपको AS निकालना है। अगर आपने AS निकाल दिया तो SD और AD ये अपने आप निकल जाएंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो देखिए सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट में कर रहा हूँ मैं इन तीनों साइडों को, तीनों बराबर है तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ। मैं तीनों को मान रहा हूँ 2x। आप कहोगे x क्यों नहीं माना, 2x ही क्यों माना, क्योंकि अभी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके बाइसेक्ट करूंगा ना, तो अगर मैं x मानता तो x/2 हो जाता है, x/2 हो जाता है, कैलकुलेशन टफ पड़ती। तो मैंने पूरी साइडों को, तीनों साइडों को क्या मान लिया, 2x मान लिया। ये वाली साइड कितनी है 2x, ऐसे ये वाली साइड भी कितनी है 2x, और AD कितनी है 2x। तीनों साइड बराबर थी तो तीनों साइड को मैंने 2x मान लिया। अब कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा, तीनों साइड बराबर है, दिया हुआ है। देखिए सर्कुलर पार्क इक्वल डिस्टेंस, तीनों साइड बराबर है, गिवन है। कंस्ट्रक्शन में मैं लिख रहा हूँ, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, इस पॉइंट को मान लेते हैं R, और इनको ज्वाइन करा सेंटर से। तो मैं लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ OP परपेंडिकुलर AS, OP परपेंडिकुलर डाला है AS पर, OR परपेंडिकुलर SD, OR परपेंडिकुलर डाला है हमने SD पर। ये लाइन थोड़ी सीधी कर देते हैं। OR परपेंडिकुलर डाला है SD पर, एंड OQ हमने परपेंडिकुलर डाला है AD पर। ये हमारा कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, ट्राइंगल
एस डी, इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दो, तीनों साइड गिवन में हीरोन्स के फॉर्मूले से इसका एरिया निकल जाएगा। यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो, हीरोन्स के फॉर्मूले से प्रूफ भी हो जाता है, मैंने कराया भी अपनी वीडियो में। तो एक तरीका तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा दो और देखो ये तीनों ही ट्राइंगल में ये रहा बेस तो सबका एक जैसा है, बराबर है, और हाइट हमें निकालनी है तो हाइट निकाल लेंगे। तो देखिए पहला तरीका, पहले मैं ओपी निकाल रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ इन ट्राइंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब OP का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब AO का स्क्वायर। एक छोटी सी चीज, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर क्या करता है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, ठीक है चलो ये भी मैं लिख देता हूँ, ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे करता हूँ फिर। इसका मतलब है OP डिवाइड्स या बाइसेक्ट OP बाइसेक्ट AS। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, AP इक्वल टू SP और दोनों ही कितने होंगे, AS के आधे। अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, तो वही मैंने लिखा है OP बाइसेक्ट AS। और अगर बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों इससे बराबर हो गए, तो वो मैंने लिखे। और ये बराबर किसके होंगे, पूरे का हाफ, तो 2x/2, 2 से 2 कट गया, ये AS की वैल्यू लिखी है। तो AP SP क्या हो गया x। ऐसे ही ये जो हमारा OR है ये परपेंडिकुलर है SD पर, ये जो मेरा OR है OR ये परपेंडिकुलर है SD पर, तो SD को बाइसेक्ट करेगा, SD OR बाइसेक्ट SD। OP परपेंडिकुलर है AS के, इसलिए ऐसा हुआ है। यहाँ पर OR परपेंडिकुलर है SD के, इसलिए ऐसा हुआ है। अगर ऐसा है तो ये दोनों पार्ट भी बराबर हो जाएंगे, मतलब OR बराबर हो जाएगा DR के, जो इस पूरे का आधा आधा होगा, ये पार्ट दोनों बराबर होंगे। SD का हाफ, SD की वैल्यू क्या है, SD की वैल्यू है 2x/2, SD की वैल्यू 2x है और 2 से 2 कट गया, तो हमें मिल गया SR इक्वल टू DR इक्वल टू x। देखिए ये वाली साइड भी x हो गई और ये वाली साइड भी x हो गई, क्योंकि पूरी क्या थी 2x, अगर ये पूरी 2x थी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो बाइसेक्ट करेगा तो x हो गई। ऐसे ही तीसरा पार्ट भी हो जाएगा, ये पार्ट करने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर भी सेम टू सेम हम यही लॉजिक लगाएंगे और ये भी दोनों x हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ इन ट्राइंगल AOP बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं OP का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, AO का होल स्क्वायर। OP की वैल्यू आपको पता है, नहीं पता, OP की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू अभी भी निकाली x, क्योंकि पूरी लेंथ 2x है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बाइसेक्ट हो जाएगी, x आ जाएगी, तो x का स्क्वायर। OA कितना है, OA रेडियस है मतलब 20। अब OP स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो गया 400 और ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर। OP की वैल्यू क्या आ गई, OP की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 400 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, हमने OP निकाल लिया। अब देखिए इस पूरे ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहले तो ये समझते हैं ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि देखिए ये भी 20, ये भी 20, ये 20, ये 20 और ये दोनों में कॉमन और ये भी बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना चाहता हूँ तो ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड भी दोनों की बराबर है
और ये साइड भी दोनों की बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस ही है 20-20, तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया बड़े ट्राइंगल का, कौन सा ट्राइंगल है? ASD, तो मैं छोटे ट्राइंगल के एरिया को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बड़े ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। मैं छोटे ट्राइंगल, इस एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो तीनों ट्राइंगल का एरिया का सम आ जाएगा जो बड़े ट्राइंगल का एरिया रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एरिया बराबर होंगे। ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि देखिए, पहले मैं ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ करता हूँ। ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों की बराबर है 2x, और ये साइड भी दोनों की बराबर है। ये साइड कितनी थी? 20-20 रेडियस है ना, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? फर्स्ट और सेकंड कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसे ही ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों में कॉमन है, ये 2x और ये रेडियस, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल SOD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD। ये तीनों बराबर होंगे। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल AOS कॉन्ग्रुएंट है, AOS कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल SOD के, और ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOD के बाय फिगर से साफ दिख रहा है कि ये तीनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो पहला तरीका एरिया निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, साइड का स्क्वायर √3/4, साइड क्या है? 2x का होल स्क्वायर, √3/4, और ये हो गया 4x²। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², 4 से 4 कट गया, आ गया √3x²। तो एक तरीके से तो हमने एरिया निकाल लिया। ट्राइंगल ASD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्योंकि तीनों ही साइड बराबर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो एक तरीका हो गया। अब एक तरीका और है, वो तरीका ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD इक्वल होगा 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल AOS की। मैं कह रहा हूँ अगर आपको पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकालो, 3 से गुना कर लो, क्योंकि इस बड़े ट्राइंगल में छोटे ट्राइंगल 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखिए ये क्या आया है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD क्या आया है? √3x²। तो यहाँ पर लिखा √3x², यहाँ पर 3, इसका फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? बेस है हमारा AS, और हाइट क्या है? हाइट है हमारा OP। फिर इसे और सॉल्व करा, ये हो गया √3x², ये हो गया 3/2, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 3/2। AS की जगह क्या आ गया? 2x, और OP की जगह क्या आ गया? OP अभी मैंने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से, 400 - x²। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया √3x², और इसको क्या लिखा जा सकता है? √3, और यहाँ पर आ गया x, ये हो गया 400 - x²। ये अगर आपको √3 समझ में नहीं आया तो भी ऐसे ही रहने दीजिए, 3x 400 - x² होल स्क्वायर रूट है। ये x से x भी कट गया, तो यहाँ पर आ गया 3x इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 400 - x²। अभी तक हमारा सॉल्व नहीं हुआ, तो मैं बोथ साइड स्क्वायर कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायर करा, यहाँ पर भी स्क्वायर करा और यहाँ पर भी स्क्वायर करा। अब √3 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, x का स्क्वायर x² हो गया। यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और तब इस पूरे का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तब मैं इस पूरे का स्क्वायर करूँगा तो फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो हमारे पास आया 3x², 9,
400 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। अब देखिए ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 9/3, जो कैंसिल आउट करके 3 आ जाएगा। 3 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे थोड़े से स्पेस की ज़रूरत है तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ये जहाँ पर क्वेश्चन लिखा है ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ और यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ तक कैलकुलेशन, अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 × 400 मतलब 1200 और 3 माइनस का 3x स्क्वायर। अब वेरिएबल एक तरफ, एक्स स्क्वायर पहले से ही था, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस का हो गया और ये जोड़ के क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 1200। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 1200/4 कैंसल आउट आके हो गया 300। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है 300, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √300 और ये बन गया 3 10 × 10, 10 के पेयर बन गए, 10 आ जाएगा बाहर, ये आ गया एक्स की वैल्यू। क्या हमें एक्स निकालना था? नहीं, हमें निकालनी थी ये लेंथ AS, SD और AD। तो AS क्या है, AS है 2x मतलब 2 × x, 2 × 10√3 मतलब 20√3 मीटर। तो अगर AS ही आ गई तो बाकी भी दोनों यही होंगे क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो SD AD इक्वल टू क्या है 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। क्यों? क्योंकि AS की वैल्यू ये आई है और तीनों बराबर थी। तो हो गया हमारा काम। तो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 20√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया आसानी से। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, अगर आप ध्यान से देखो तो एक बड़ा ट्राइंगल दिया था, उस बड़ा ट्राइंगल का एरिया हमने 2 तरीके से निकाला। पहला हमने हीरोन्स फार्मूला यूज करा। अब आप कहोगे हीरोन्स फार्मूला तो यूज ही नहीं हुआ। मैं कहूँगा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला आपने यूज करा है वो हीरोन्स फार्मूले से ड्राइव किया जा सकता है। आप चाहो तो हीरोन्स फार्मूला भी यूज कर सकते थे, इसलिए मैं हीरोन्स फार्मूला कह रहा हूँ। फिर मुझे बाद में पता लगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लगा दो, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, तो वो भी किया जा सकता है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमें एक दिया हुआ था पार्क, सर्कुलर पार्क, जिस पर 3 फ्रेंड बैठे हुए, 3 लड़के बैठे हुए थे जिनके पास टेलीफोन था और जो टेलीफोन एक दूसरे से कनेक्टेड थे वायर द्वारा। हमें उस वायर की लेंथ निकालनी थी। तो देखिए उस सर्कुलर पार्क की रेडियस कितनी थी 20 मीटर और ये तीनों लड़के इस तरीके से बैठे हुए थे कि इनका डिस्टेंस बराबर हो। तो देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले से एरिया आ गया और एक तरफ छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया 1/2 बेस इंटू हाइट और दोनों एरिया को इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाला। आप ऐसे एक एक स्टेप याद नहीं रख पाओगे, आपको ऐसे याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको एरिया 2 तरीके से निकालना है। पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा दो एरिया का। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, हीरोन्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो एक तरीका तो ये हो गया एरिया निकालने का। दूसरा तरीका ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, उसे 3 से गुना कर लो क्योंकि तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक तरीके से और किया जा सकता है। अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हो और 5 कमेंट भी आ जाती हैं तो मैं यही क्वेश्चन एक और तरीके से करके दिखलाऊंगा, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 2 तरीके से करके दिखलाया था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके डाउट सुनने के लिए। और बाकी ये वीडियो अगर आपकी मदद करती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो।